सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम अपनी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग के पाठ 4 सांवले सपनों की याद के पृष्ठ 46 का अध्ययन करेंगे। पृष्ठ 46 के 3 पैराग्राफ का शब्दार्थ सहित अध्ययन करेंगे। आप अपनी हिंदी की पुस्तक क्षितिज के पाठ 4 को खोल लें, मेरे को ध्यान से सुनते हुए अपनी पुस्तक में पढ़ें। तो आइए सबसे पहले हम पृष्ठ 46 के पहले पैराग्राफ के शब्दार्थ की ओर चलते हैं। आप ध्यान से सुने। मुमकिन, संभव, रगों, नसों, शब्दों का जामा पहनाना, शब्दों में व्यक्त करना, यकीन, विश्वास। तो विद्यार्थियों, ये थे पृष्ठ 46 के पहले पैराग्राफ के शब्दार्थ। आइए अब हम पृष्ठ 46 के पहले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। तो विद्यार्थियों, ये बात लॉरेंस डिसूजा की, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस बता रही है कि जैसे कि उसकी मृत्यु के उपरांत लोगों ने उससे D.H. लॉरेंस के बारे में पूछा था, तो उसने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया मेरे से ज़्यादा जानती है। लेकिन फिर भी वो बता रही है कि D.H. लॉरेंस सचमुच में बहुत खुला खुला, मतलब खुले विचार वाला, सादा दिल, सिंपल सा आदमी था। मुमकिन है मतलब संभव है कि लॉरेंस मेरी रगों में हो, लॉरेंस मेरी नसों में हो, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। शब्दों का जामा पहनाना मतलब शब्दों में व्यक्त करना। मैं अपने पति के बारे में शब्दों में कुछ नहीं व्यक्त कर सकती, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरी रगों में, मेरी नसों में और मेरी हड्डियों में समाया हुआ है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। फिर फ्रीडा ने फिर ये बात कही कि मुझे यकीन है मतलब विश्वास है कि मेरी छत पर जो गोरैया बैठी है वो मेरे पति के बारे में, अन्यथा हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो इसमें भी D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने पक्षियों के बारे में, प्रेम करने के बारे में बतलाया है कि मेरे पति पक्षियों से कितना प्रेम करते थे, उनके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। आइए इसके दूसरे पैराग्राफ के शब्दार्थ पर चलते हैं। जटिल, कठिन, पहेली, रहस्य, डिगना, हिलना, नैसर्गिक, प्राकृतिक। तो ये थे पृष्ठ 46 के दूसरे पैराग्राफ के शब्दार्थ। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पैराग्राफ के अध्ययन की ओर। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल माने कठिन। जितने भी हमारे कठिन प्राणी हैं जिनके बारे में अध्ययन करना मुश्किल है, सालिम अली हमेशा उनके लिए एक रहस्य बने रहेंगे, एक पहेली बने रहेंगे कि वो उनकी जानकारी कैसे प्राप्त करते थे, उनसे कैसे बातें करते थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अब लेखक ने मुख्य बात हमें बतलाई है कि सालिम अली पक्षियों के अध्ययन की तरफ, उनकी देखभाल की तरफ क्यों अग्रसर हुए। उन्होंने कहा कि बचपन के समय की बात है, जब सालिम अली छोटे थे, उन दिनों में उनके पास एक एयर गन हुआ करती थी। एक गन रखते थे वो, जिससे हवा में चलाया जाता है। वो चला रहे थे तो उस एयर गन से घायल होकर एक नीलेकंठ की गोरैया नीचे गिर गई। उसका उन्होंने उपचार भी किया, उसका इलाज भी किया, लेकिन उस एक गोरैया ने पूरी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाने लगी। उन्होंने कहा कि अब मेरा सारा जीवन जो है इन पक्षियों की तरफ ही समर्पित हो जाएगा। आज मेरे से ये इंसिडेंट हुआ है, मेरे से ये घटना घटित हुई है, तो मेरे दिल में ये भावना जागी, अगर किसी और व्यक्ति के दिल से, अगर किसी और व्यक्ति के द्वारा ये घटना घटित होती तो शायद वो उस गोरैया को ऐसे ही छोड़कर चला जाता। तो मुझे अब इन पक्षियों की देखभाल का ही व्यतीत करना है अपना सारा समय, उनको दिखाने के लिए, उनको जतलाने के लिए कि पक्षी भी हमारी तरह से जीवन जीना चाहते हैं। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास
एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। जिंदगी में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए हम भी अपनी ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है एक पल के लिए भी नहीं हिला। डिगना मतलब हिला। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सालिम अली से पहले के है पक्षी विज्ञानी थे। वो भी लॉरेंस की तरह से नैसर्गिक मैंने प्राकृतिक जिंदगी का एक प्रतिरूप बन गए थे। मतलब प्रकृति के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करने के एक रूप, मतलब एक जैसे हो गए थे। तो ये था इसका दूसरा पैराग्राफ। अब हम चलते हैं इसके तीसरे और अंतिम पैराग्राफ के शब्दार्थ की ओर। अथाह बहुत गहरा, यायावरी घुमकड़ी, टापू समुद्र में उभरा हुआ भूभाग, भ्रमणशील घूमने वाला। आइए अब इसके तीसरे पैराग्राफ की ओर हम अपने ध्यान आकर्षित करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली जो कि प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति ही उनके लिए एक दुनिया थी, उस दुनिया में वो एक टापू नहीं बने। टापू क्या होता है? समुद्र के अंदर एक छोटा सा उभरा हुआ एक भूभाग जिस पर लोग निवास करते हैं, प्रकृति भी होती है। वो कहते हैं मैंने वो टापू नहीं बनना है, मैंने तो एक अथाह सागर बनना है। अथाह मैंने गहरा, बहुत गहरा सागर बनना है इन प्रकृति की दुनिया में जीने के लिए, इन पक्षियों की देखभाल करने के लिए। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जिन लोगों को पता है कि सालिम अली का स्वभाव सदैव घूमने का ही रहा है, वो घूमते रहते थे, भारत के प्रत्येक कोने में जाते। यायावरी का मतलब होता है घुमकड़ी। घुमकड़ी को हम अलग शब्द में यायावरी के नाम से जानते हैं। लोग उनकी घुमकड़ी प्रकृति से बहुत परिचित थे और उन्हें अब भी महसूस हो रहा है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग, सुराग मैंने खोज में ही निकले हैं। मतलब उनकी डेथ नहीं हुई है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो अभी भी पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और अब भी अपने गले में उन्होंने लंबी दूरबीन लटका रखी है और अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ, परिणाम के साथ, रिजल्ट के साथ हमारे सामने अभी प्रकट हो जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? लेखक ने फिर हमारे से एक प्रश्न किया है कि वो वापस नहीं लौटते हैं, जब तक नहीं लौटेंगे क्या हम उन्हें मान लिया जाए कि वो चले गए हैं? कहाँ चले गए हैं? पक्षियों की खोजबीन के लिए। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक की भी आंखें नम हो गई, आंखों में से आंसू आने लगे। उन्होंने फिर पूछा कि हे सालिम अली, तुम वापस लौट कर आओगे ना? यानी कि हमें ऐसे व्यक्तित्व की आज भी ज़रूरत है जो पक्षियों के बारे में सोचता है, जीव जंतुओं के बारे में सोचता है, प्रकृति के बारे में सोचता है। हम उसका भला ही करेंगे, वो हमारे लिए भला करता है, उसका भगवान भी भला ही करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था पाठ 4 सांवले सपनों की याद का पृष्ठ 46 का अध्ययन। और इस पृष्ठ 46 के अध्ययन के साथ ही हमारा ये अध्याय आज समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको पूरे इन 4-5 वीडियो में इस पाठ को समझने में बड़ी आसानी रही होगी। आपने इसको अच्छे से सुन करके इसको समझने का प्रयास किया होगा। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।